बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 26, ट्यूसडे 18 तारीख। लेक्चर की सारी रिकॉर्डिंग्स जो है अब यूट्यूब पे अपलोड हो रही हैं। अब आप में से किसी के पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि हम लोग ने इसलिए रिकैप नहीं दिया कि कि उस दिन हम लोग जो थे एब्सेंट थे। रोजाना ऑन द स्पॉट उसी दिन जो है लेक्चर आपका अपलोड हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें से जो लेक्चर मुझे ज्यादा बेहतर लगता है मैं उसको पहले अपलोड कर देता हूँ। तो कोई ये ना कहे कि सर इस लेक्चर के अंदर तो 2.5 वालों से बात हो रही है। टॉपिक्स आप लोग के एक जैसे हैं। अब इससे पहले कि मैं इन्फोग्राफिक्स में बात करूं, पहले मैं draw.io के ऊपर दोबारा हम काम शुरू करते हैं। आखिर के चंद मिनट्स के अंदर हम इन्फोग्राफिक्स के बारे में बकिया जो रिकैप था, क्योंकि पेपर में ना इसके बारे में सवाल आ चुका है, इन्फोग्राफिक्स क्या है, किस तरह से होता है, ठीक है। इन्फोग्राफिक के एडवांटेजेस के बारे में पेपर में सवाल आ चुका है। तो हमारे लिए थ्योरी को पढ़ना भी जरूरी है और प्रैक्टिकल को समझना भी। क्लास का आगाज हम लोग प्रैक्टिकल से कर रहे हैं, ठीक है। सबा इधर आओ, दीवार से पता नहीं तुम्हें क्या मोहब्बत है। अमान, देखो यार, हम लोग ने draw.io को खोला। आपने देखा कि draw.io को जब हम खोलते हैं तो वो रीडायरेक्ट होके apps.diagrams.net के ऊपर चला जाता है। वो आपसे जब भी खोलते हैं तो पूछता है कि इस डायग्राम को कहाँ सेव करना है। गूगल ड्राइव के ऊपर, वन ड्राइव के ऊपर, ड्रॉप बॉक्स, गिटहब, गिटलैब, बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है। अगर जैसे जैसे आप लोग आगे काम करते जाएंगे, मेरी रिकमेंडेशन ये कि आप लोग गूगल ड्राइव या किसी अपने ऑनलाइन सोर्स को यूज करें चीजों को स्टोर करने के लिए। गूगल ड्राइव तो आप सबके पास है, लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डिवाइस पे क्लिक कीजिए या डिवाइस डिसाइड लेटर पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। लैब में जब आप लोग आएंगे तो गूगल ड्राइव पर सेव करने के ऊपर ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी चीज है जो आपको समझ में आ जाए तो आपका फायदा है। लेकिन अगेन हर चीज हम क्लास के अंदर कवर नहीं कर सकते। कुछ चीजें एक तरह से आपके लिए होती है कि आप खुद उस चीज को एक्सप्लोर करो। कोई कंफ्यूजन होता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो, कल हमने बात शुरू की थी, मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन के बीच में जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है ये उसका कैनवस है। कैनवस के अंदर उसने ग्रिड को बनाया हुआ होता है, GRID, ग्रिड को बनाया हुआ है, जिसको हम लोग अमूमन कहते हैं ग्राफ पेपर बना हुआ है। सीधे हाथ पे हमारा हमारा टूल बॉक्स है, ठीक है। और उस सॉरी, उल्टे हाथ पे हमारा टूल बॉक्स है, सीधे हाथ पे हमारे उस टूल के ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। आज हम लोग कोशिश करते हैं, कल हमने बात की थी, शेप्स की बात की थी, पहले हम उसी शेप्स वाली चीज को कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ पे गया, सीधे हाथ पे सॉरी उल्टे हाथ पे मुझे राउंडेड रेक्टेंगल का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। राउंडेड रेक्टेंगल के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो वो स्क्रीन के बीच में आ गया। चाहता तो मैं ड्रैग करके भी लेकर उसको आ सकता था। और अब इस जो हमारा ये बॉक्स है इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, मेरे पास टाइप करने की सलाहियत आ गई। अब मैं टाइप कर सकता हूँ। देखो, कर्सर का जो शेप होता है ना, वो बहुत सारी मैसेजेस तुम्हें कन्वे कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ पे कर्सर का शेप नजर आ रहा है, कैसे बना हुआ है, चारों कोने पे चारों तरफ एरो बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है इस वक्त इसको तुम लेके ड्रैगिंग कर सकते हो, ठीक है। जब तुम्हारा कर्सर जो है वो आई की तरफ ब्लिंक कर रहा हो, जैसे ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तुम कुछ लिख सकते हो, ठीक है। हर चीज का अपना एक मखसूस मतलब होता है। कर्सर के शेप के जरिए से वो अपनी चीज आप तक कन्वे कर रहा होता है। मान तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, इतने साल होने वाले, ठीक है, हमारी क्लास को, और अभी तक तुम बगैर मोबाइल के आ रहे हो। किसी के साथ देखो, आशा खाली दिखाओ उसको, करीब बैठ जाओ, नहीं खाएगा, खाएगा मुझे बताना। तुम्हारे पास भी नहीं है, उठो आगे पीछे किसी के पास जाकर बैठो, ऐसे वक्त जाए नहीं करो क्लास के अंदर। ओके जी। यार मुझे बड़ी हैरत है कि क्लास हमारी एक तरह से गोया कि हमारा सेमेस्टर एंड होने वाला है, और अभी तक जो स्टूडेंट्स को इतनी सलाहियत पैदा नहीं कि मोबाइल लेकर आए, डेटा पैकेज लेकर आए। बानो का है तुम्हारा मोबाइल? टाइप्स ऑफ शेप्स। अब यहीं से मैंने अपनी अगले शेप को ड्रॉ करने के लिए मैं जब इसके शेप के ऊपर जाके मैंने होवर किया, मेरे पास ये ब्लू, चारों तरफ ब्लू आइकॉन दिखा रहा है, ठीक है। अ, अब यहाँ पे कल मैंने ये बात बताई थी, किसी भी ब्लू एरो के ऊपर जाओगे वहां पे वो दूसरे शेप्स दिखा रहा है, ठीक। लेट्स से कि मैंने कहा कि जी सर्कल पे मैंने क्लिक, इसी डॉक्टर रॉडी ट्रायंगल पे मैंने क्लिक कर दिया, वो मेरे पास आ गया, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा 2D,
अगला एक और शेप मैंने ड्रॉ करना है, दोबारा मैं इसके ऊपर होवर किया, मेरे पास चारों तरफ ब्लू एरो आ गया, मैं लेफ्ट से राइट वाले पे गया, राइट वाले पे जाके फिर मैंने राउंडेड ट्रायंगल को रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके मैंने लिखा 3D। आइए और अब दरवाजा बंद कर दीजिएगा। अब जो असल इसकी खुसूसियत थी, असल जो इसकी खुसूसियत थी कि आप इसको अगर आप ड्रैग इस पूरे शेप को अगर आप मूव करते हैं, राइट, आप इसे देख लो, मूव करने से आपका एरो जो आपका कनेक्शंस है वो खत्म नहीं हो रहे। यही वो एडवांटेज है जिस एडवांटेज के लिए हम draw.io को यूज कर रहे हैं। ये वो फीचर है जो कि हमारे MS वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर मौजूद नहीं है। वापस इसको मैं जरा बीच में लेकर आ रहा हूँ, टाइप्स ऑफ शेप, ठीक है, बीच में आ गया। ये वाला जो मेरा बॉक्स है ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा किसी भी चीज को खत्म करने के लिए उस चीज पे क्लिक करो, वो सिलेक्ट हो गया और फिर बैक स्पेस का बटन दबा दो। अब मैंने एक बात, चलो इसको हम आगे लेकर चलते हैं। पहले 2D जो शेप्स है हमारे पास जो हमें सीधे हाथ पे नजर आ रहे हैं, एक शेप आ गया सर्कल, अगला शेप नजर आया स्क्वायर। अब देखो मैं स्क्वायर को कैसे लेकर आ रहा हूँ, मैं ड्रैग करके लेकर आ रहा हूँ, ड्रैग करके लेकर आया और एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि देखो जब मैं चीजों को घुमा रहा हूँ तो आपको नजर है ब्लू लाइन आ रही है, ऑरेंज लाइन आ रही है। इन लाइन्स को कहते हैं गाइड्स। ये गाइड्स आपको हेल्प करती है चीजों को अलाइन करने के लिए, चीज जो है एक ही लाइन के ऊपर नजर आए। कल मैंने इसके लिए सैंपल दी थी अलाइनमेंट की अच्छाई होने के लिए, कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर, आपके डिजाइन के अंदर अलाइनमेंट का ख्याल रखा गया है, सिमेट्री नजर आ रही है। सिमेट्री मतलब दोनों तरफ एक ही जैसी चीज है। इंसान का चेहरा जहां यहाँ पे आंख है तो वही वाली आंख यहाँ पर है। अगर ये आंखें ऊपर नीचे हो तो इंसान का चेहरा कैसा लगता है? अल्लाह ने बनाया लेकिन बहरहाल वो खूबसूरत नहीं लगता। चीजों के अंदर खूबसूरती सिमेट्री से पैदा होती है, ओके, अलाइनमेंट से चीजें पैदा होती है। कल मैंने एग्जांपल दी थी आपके कपड़ों की सिलाई की। अगर आप अपने कपड़े आपके सीधे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सिए गए हैं, उसके अंदर कोई झोल नहीं है, तो खुद ब खुद खूबसूरती पैदा हो जाती है। और उसके मुकाबले में आपने महंगे से महंगा कपड़ा खरीदा हुआ है लेकिन आपकी सिलाई के अंदर सफाई नहीं थी, उसमें बीच में झोल आ गया, तो उससे उसकी खूबसूरती मुतासिर हो जाती है। यही चीज हमारी यूज होती है किसके अंदर? डिजाइनिंग के अंदर। अगर हमारे डिजाइन के अंदर अलाइनमेंट का ख्याल रखें, हम सिमेट्री का ख्याल रखें, तो उससे खुद ब खुद डिजाइन के अंदर खूबसूरती पैदा हो जाती है। अभी तो खैर मैं इसमें जल्दी से शेप डाल रहा हूँ स्क्वायर। अब सवाल ये होता है कि 2D और 3D को हम आपस में कैसे जोड़ें। इसका तरीका मैंने ये बताया था कि हम गए 2D की शेप के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आप लोग को दो डबल लाइन्स नजर आ रही पूरे पूरे जो आपका जो शेप बना हुआ है 2D का रेक्टेंगल, उसके बॉर्डर के ऊपर जगह जगह थोड़ी सी दो लाइन्स बनी हुई इस तरह से, ठीक है। ये लाइंस बता दे कि यहां से आपको कनेक्टर लेके जा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल किया सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, कि ग्रीन डॉट आ गया। ग्रीन डॉट को लेकर आओगे, ग्रीन डॉट को लेकर आना जरूरी है। ग्रीन डॉट को लेकर आए, अब यहाँ पे मैंने अपने कर्सर को क्लिक, माउस को क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया और अपने कर्सर को ड्रैग करते हुए मैं सर्कल के ऊपर लेकर चला गया। सर्कल पे लाके मैंने उस वक्त छोड़ा जब यहाँ पे भी ग्रीन डॉट बन जाए, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरी लाइन को ड्रॉ किया, मैं दोबारा 2D के ऊपर किया, यहाँ पे जाके मेरे पास यहाँ पे ग्रीन डॉट आ गया। अब इसको ड्रैग करके मैं लेकर चला गया लेफ्ट से स्क्वायर के ऊपर। जब ग्रीन डॉट आएगा तब मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? जो ग्रीन डॉट से ग्रीन डॉट तक कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? कनेक्शन पूरा आपका बन रहा है। अब देखो मैं इसको मूव कर रहा हूँ लेकिन मेरे मूव करने से कनेक्शन खत्म नहीं हो रहा, ओके। जो है उसको बुलाओ, अगला शेप बाहर कौन है, बुलाओ उसको। अगला शेप हम लोग ट्राई कर लेते हैं ट्राइंगल। रुबाब कभी तो जल्दी आ जाओ, कभी तो जल्दी आ जाओ। राबिया करीब में रहती हो, पैदल का रास्ता है, अगर सुबह 6 बजे निकलो तो पैदल का रास्ता है, ठीक है, फिर भी तुम देर आती हो। ओके जी, ट्राइंगल आया। अब ट्राइंगल को वापस हमने ट्राइंगल को कनेक्ट करना है। एक बार फिर रेक्टेंगल पे गए, क्या हुआ अलीना, क्या सवाल है? तुमने इतनी परेशानी से देखा कि मैं परेशान हो गया। ओके जी, शेप के ऊपर गए, शेप के ऊपर जाने के बाद यार देखो ये मसला होता है, तुम लोग को जब बुलाओ ना अंदर फिर आगे क्लास को डिस्टर्ब करते हो। रुबाब भागते हुए आई हो ना, इसलिए पानी पीना जरूरी है, तो बाहर पानी पीती रहती 10 मिनट तक। ओके जी, 2D के ऊपर गए
और बॉर्डर के ऊपर दोबारा मैं उस किसी डबल जो लाइन आ रही है उसके ऊपर गया, ग्रीन डॉट आ गया। ग्रीन डॉट को ले जाके मैंने कनेक्ट किया ट्राइंगल के ऊपर, जहां पे जाके मेरे पास ग्रीन डॉट का आना जरूरी है, ठीक है। ग्रीन डॉट आ गया, इसका मतलब है कनेक्टर को मैंने कनेक्टर से जोड़ दिया। अच्छा, अब कल किसी का सवाल था कैसा कि ट्राइंगल को अगर हमने घुमाना हो कोई मसला नहीं है, ये आपको गोल सा एरो नजर आ रहा है, गोल सा एरो नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इस गोल से एरो पे जाके इसको मूव करो, देख रहे हो चीज मूव हो रही है, डॉटेड लाइन से दिखा रहा है। हाँ जी, ट्राइंगल हो गया आपका, ओके। इसके अलावा हमारे पास एक और शेप है ओवल, ठीक है, लेकिन हम उससे आगे चलते हैं, हम 3D शेप्स की तरफ जाते हैं। कुछ 3D शेप तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा नजर आ रहा है, जैसे सिलेंडर, ओके। सिलेंडर के अलावा मुझे एक और चीज नजर आ रही है, क्यूब। और बताओ, एक और शेप होता है कोन का, कोन का शेप नजर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे सीधे हाथ उल्टे हाथ पे आपको सर्च शेप्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी शेप को लिख सकते हैं। सुंदर, मैंने कौन सा शेप लिखा यहाँ पे, जोर से बोलो, कौन, गुड। सर्च किया, देखो कौन आ गया। अच्छा देखो, दूसरे सेकंड जो कौन आ रहा है वो कौन है जो कि 3D नहीं है। हमने वही शेप लेना अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए जो 3D हो। चलो जी, हमारा 3D कौन भी आ गया। और बताओ कौन सा शेप होता है, एक और शेप होता है, वो रोम्बस की जो आप बात करिए वो 2D में आ रहा है, हाँ ठीक है। अभी हम 3D की बात कर रहे हैं। एक और शेप है पिरामिड, पिरामिड शेप ढूंढ लेते हैं, ये आ गया। चलो जी, आपके 3D शेप्स भी हो गए। अच्छा, अब जल्दी से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। कनेक्ट करने के लिए वही वाला तरीका, ऊपर गए जाके जी, एक ग्रीन लाइन आ गई, ग्रीन लाइन को जाके ग्रीन डॉट को आके मैंने ग्रीन डॉट से कनेक्ट कर दिया। दूसरी ग्रीन लाइन, ग्रीन डॉट, इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया। तीसरा ग्रीन डॉट, इसको जाके मैंने उसके बाद आखिरी ग्रीन डॉट, अच्छा अब देखो, एक तरह से डायग्राम तो हमारी बन गई, लेकिन क्या ये डायग्राम हमारी सही है, क्या ये खूबसूरत लग रही है? नहीं है। क्यों? इसके अंदर सिमेट्री नहीं है। कल जब मैंने लैब में स्टूडेंट्स को बुलाया, उन्होंने डायग्राम्स तो सारी बना दी, लेकिन वो उनकी डायग्राम्स के अंदर खूबसूरती का ख्याल नहीं रखा गया था। देखो एक अच्छा, देखो यहाँ पे मकसद सिर्फ वही वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ हमने पेपर पास करके नहीं जाना, हमारे पास वो स्किल्स हो जिसको हम अपनी क्लास के अंदर यूज कर सके। आपने बड़ी मेहनत से इंफोग्राफिक्स बनाए, ओके, और हमने कल भी शायद आपकी क्लास में ये बात की थी कि आपने इंफोग्राफिक्स लेट से आपने एक विजुअल एड बनाया, साल के आखिर तक आपका विजुअल एड सलामत रहे, यही बड़ी बात है। ओके, अगले साल जब आप उस क्लास को पढ़ाने जा रहे होगे, आप वो चार्ट निकालोगे अपना, वो बोसीदा हो चुका होगा, आपके लिए संभाल के रखना मुश्किल होगा। उसके मुकाबले में आपके पास इंफोग्राफिक्स है, वो अगले 10 साल तक आपके साथ चलता रहेगा। आपका कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो गया, आप उसको बोल सकते हैं कि भाई जाके मेरी वेबसाइट पे देख लेना, वहां पे मैंने उसका इंफोग्राफिक बना के रखा हुआ, तुम वहां पे उस चीज को समझ सकते हो। व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आप डिस्कॉर्ड पे भेज सकते हैं, दसियों तरीके हैं। लेकिन सारी मेहनत आपकी अकारा चली जाएगी अगर आपके इंफोग्राफिक के अंदर खूबसूरती का ख्याल या सफाई या नफासत का ख्याल नहीं रखा गया होगा। हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे अच्छे इंफोग्राफिक की क्या निशानी होती है। यहाँ जो ऑब्वियस एरर नजर आ रहा है कि इसके अंदर सिमेट्री नजर नहीं आ रही, तमाम चीजें बिल्कुल हिचपिच हुई हुई हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं इस चीज को बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहले किसी ने कहा कि सर ये तो इतनी सी जगह है, यार ये इतनी सी जगह नहीं है। जब तुम चीज को ड्रैग करके लेके जाते हो, देखो मैं बॉर्डर पे लेके जा रहा हूँ, उल्टे हाथ में बॉर्डर पे, जैसे ही मैं बॉर्डर पे गया देखा बॉर्डर एक्सटेंड हो गया, ठीक है, बॉर्डर आगे आपका फैल गया। तो आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से इसको जितना चाहे फैला सकते हैं, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा कैनवस आपका है, आप जितना चाहे उसको रिसाइज कर लो। अच्छा, अब 2D आ गया। अब मेरी कोशिश ये हो गई 2D और 3D एक ही लाइन पर हो, अलाइनमेंट का ख्याल रखो। देखो ये बिल्कुल एक लाइन में ब्लू लाइन नजर आ रही है, 2D से 3D तक जो ब्लू लाइन जा रही है वो गाइड मुझे बता रहा है कि एक ही लाइन पर है। अगली चीज का जो ख्याल रखना चाहिए कि टाइप्स ऑफ शेप्स के अंदर जितने फासले पे 2D को बनाया है, उतने ही फासले पे यहाँ पे मेरे पास 3D भी आ रहा हूं। मैं इसको वापस लेकर आया, देखो बराबर हो गया। अब जो है इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, जो हमने ग्रेड बनाया हुआ ना, ग्रेड से भी मेजर कर सकते हैं। हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, एक 3 बड़े बॉक्सेस, फिर 2 छोटे बॉक्सेस और 2 इधर 2 इधर, ठीक है। तो एक बार फिर 2 छोटे बॉक्सेस, 1 2 3, थोड़ा सा इसको यहाँ करूंगा बराबर, अब बिल्कुल बराबर है। जो ग्रिड थी, जो ग्राफ था, ग्राफ के मैंने बॉक्सेस को काउंट किया और काउंट करके मैंने 2D और 3D को एक ही लाइन के अंदर लेकर आ गया।
अब हम बात कर लेते हैं हमारा सर्कल और ये ट्राइंगल, इन सबको जो है हम लोग थोड़ा सा बेहतर बना दें। मैं यहाँ पे सर्कल को लेकर आ गया, ठीक है, ट्राइंगल को हम यहाँ लेकर आ गए। अब किसी ने कहा सर ट्राइंगल का जो टेक्स्ट है वो टेढ़ा आ रहा है, उसको हम सीधा कर लेंगे, उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज देखो यार, जैसे मैं ये जो एरो को सीधा कर रहा हूँ, जैसे ही मैं एरो को सीधा कर रहा हूँ, जो वो ट्राइंगल के ऊपर नहीं आ पा रहा। अगर आइडियली तो ये होना चाहिए ना कि एरो आपका ट्राइंगल तक आ रहा हो, तो क्या करें, परेशान होने का मसला नहीं है। आपने इस एरो को क्लिक किया, एरो आपका डिलीट कर दिया, आपने बैक स्पेस दबाया, एरो डिलीट हो गया। इसको थोड़ा सा बीच में लेकर आए, 2D के बीच में आ गया। देखो एक बार फिर वो गाइड से मुझे दिखा रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से वो मुझे गाइड से दिखा रहा है कि आपका 2D के बिल्कुल बीच में भी आ गए हैं और सर्कल के भी बीच में आ गए। अब मैं यहां से दोबारा लाइन ड्रॉ करता हूँ, ग्रीन डॉट आ गया, ड्रैग करके लेकर आया ट्राइंगल के ऊपर, हो गया बीच में, ठीक है। चीज पहले से बेहतर लगी नहीं लगी। स्क्वायर जो है इसको भी लेकर आ गए हम लोग। देखो स्क्वायर जो है वो आ गया सर्कल की लाइन में, आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर फासला होना चाहिए, तो ये जाएगा यहाँ पे, मेरे ख्याल में अब ये बराबर है, ऐसा ही है। अब मुझे बताओ पहले बेहतर लग रहा था या बेहतर लग रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग ये सारे काम कर सकते हैं अपने 3D वाले साइट पे भी। 3D पे गया, ठीक है, ये जो लाइन है ये गलत ड्रॉ हुई थी, इसको मैं बीच में ले आता हूँ। ग्रीन डॉट आया, ड्रैग किया, पहले से बेहतर हो गया, ठीक। अच्छा, फिर इसी तरीके से हमारा इसको और इसको हम साइड में ले आते। अब देखो सीधे हाथ में मेरे पास जगह नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने ड्रैग किया वो खुद ब खुद उसने कैनवस को मेरा बड़ा कर दिया। देखो ड्रॉ डॉट आयो को यही फवायद है जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। अब मैंने ग्राफ के खानों को गिना और ग्राफ के खानों को गिन के मुझे समझ में आया या ये इसका बराबर बन रहा है। 3D का सिलेंडर और 3D का क्यूब दोनों बराबर में हो गया, ओके। अब आ गया हमारा ये बीच की चीज, आपका पिरामिड और आपका कोन। अब देखो पिरामिड और कोन के जो एरोज है ये अजीबो गरीब से आ रहे हैं ना, टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। इसको हमने बैक स्पेस दबा के डिलीट कर दिया। और मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए क्योंकि मुझे पिरामिड और कोन को भी बीच में लेकर आना है। इसको दोबारा मैं सीधे हाथ में लेकर गया, ये थोड़ा सा फैल गया, ठीक है। और अब मैं आपकी पिरामिड को लेकर आ गया, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कोन को लेकर आ गया। अब किसी ने कहा कि सर आपने कोन को जब सीधे हाथ में लेकर गए, सॉरी क्यूब को सीधे हाथ में लेकर गए तो सिलेंडर छोटा हो गया, ऐसे ही है ना, सिलेंडर ज्यादा करीब हो गया, हम सिलेंडर को भी दूर कर देते हैं। अब ये बराबर हो गया आपके ख्याल में? अगर आप उसके बॉक्स के खाने गिनो, 1 2 3 और 3, 1 2, थोड़ा सा और जाएगा, ओके, अब बराबर हो गया। अब इसी तरीके से बीच में जो मेरा ये सिलेंडर है, सॉरी पिरामिड है और कोन है, इसको भी मैं, अब देखो एक और गाइड तुम्हें नजर आ रही है बीच में, देखो एक गाइड नजर आ रही है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन है और दोनों तरफ वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुई है, इस तरह से लाइन, ये नजर आया, ये भी गाइड है। और ये गाइड हमें इंडिकेट कर रहा है कि दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर हो गया है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, आपको कनेक्ट करना आ गया है, ठीक है। अब किसी ने कहा कि सर ये जो 2D है ना स्क्वायर, ये सबका सब बहुत करीब करीब हो रहा है, इसको भी जरा सा दूर कर दें। अब हमने दूर करना शुरू किया, हमने पहले 2D को ड्रैग करके लेकर गए, लेकिन पूरा शेप खराब हो रहा है, ठीक है। इसका तरीका ये है, आप तमाम चीजों को सिलेक्ट करें, सबके सब सिलेक्ट हो गए, एक मिनट दोबारा मैं कर रहा हूँ, स्क्वायर 2D, ये सब सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट करने के बाद एक साथ सबको ड्रैग कर लूं, ओके। अब मुझे एक बार फिर ये बताओ, तुम लोग से कहा जाता है कि जी फोटोसिंथेसिस के जो स्टेप्स हैं उसके बारे में तुम इंफोग्राफिक बनाओ। अगर इस किस्म के टूल को यूज करो, चीज आसान है या नहीं? वाटर साइकिल को देखो, आसान है या नहीं, ठीक है। असल बात देखो, आईसीटी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बाकी कोर्सेज के मुकाबले में आईसीटी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पे कहने को तो खैर बीएड पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, लेकिन आईसीटी के अंदर ये चीज आपको ज्यादा नजर आएगी। करने के चाहिए कि जब किसी भी चीज को मेरे साथ पढ़ रहे हो, इंफोग्राफिक्स को पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल तुम लोग कर चुके हो, कम से कम तुमने 3 से 4 लेसन डिलीवर किए थे, या शायद इससे ज्यादा भी किए हो, 12 किए थे वो। अब तुम लोग ये सोचो कि मेरा जो 12 लेसन थे, 11वें लेसन, 10वें लेसन, 9वें लेसन में इंफोग्राफिक में बना सकती थी। अगर बना सकती तो क्या बना सकती थी? देखो इस क्लास के अलावा आगे चल के तुम लोग ने 7 सेमेस्टर में एक्शन रिसर्च भी करनी है। एक्शन रिसर्च के अंदर आजकल जो लेटेस्ट चीजें चल रही है वो ये चल रही है, क्लासरूम के अंदर मल्टीमीडिया, क्लासरूम के अंदर इंफोग्राफिक्स,
एआई का इस्तेमाल, गेमिफिकेशन हम बात करेंगे। अब अभी से तुम लोग इन चीजों को आपस में रिलेट करोगे ना, तुम लोग को एक्शन रिसर्च में जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना क्या होगा, एक्शन रिसर्च में जाके सर टॉपिक बता दें, सर टॉपिक वजह से समझ नहीं आ रहा, सर करना क्या है। अभी से तुम लोग के पास होगा यार, मैं अपनी क्लास के अंदर अगर ये इंफोग्राफिक इस्तेमाल करूं बजाय टीचिंग एड के, तो मेरी क्लास में क्या फर्क पड़ रहा है, पॉजिटिव के नेगेटिव, उसी को तुम्हारे एक्शन रिसर्च बना दिया, तुम्हारा थीसिस तैयार है। ठीक है, कल हमने कलर्स वगैरह की बात की थी। अब कलर्स पे बात करने से पहले मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा एक्सपोर्ट के फीचर के बारे में, कि अगर हम चीजों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमने चीज को सेफ रखा है, वो तो हमारे लिए काफी नहीं है, ऐसा ही है ना, आया ना। चीज को हमने, हमें जाहिर सी बात अपने ब्लॉग पे लेके जाना है, अपने स्टूडेंट्स को देना है, अब ये तो नहीं दे सकते हम, क्या करें। देखो मैं फाइल पे गया, फाइल पे जाके तुम लोग को यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, पीएनजी, जेपैक, वेबपी, एसवीजी। और आयशा अकील, ये एसवीजी क्या चीज है? सबा शफकत, एसवीजी क्या चीज है? गुड, हमने पढ़ा था वेक्टर इमेजेस और रेस्टर इमेजेस। ठीक है, आपको यहाँ पे पीएनजी भी नजर आ रहा है, जेपैक भी नजर आ रहा है, और एसवीजी भी नजर आ रहा है, और वेबपी भी नजर आ रहा है, पेपर में सवाल भी आया था। और हमें यहाँ पे चूंकि हमारी तस्वीर के अंदर टेक्स्ट भी मौजूद है ना, ठीक है, हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए आपके ख्याल में? अलिशबा, जोर से बोलो, जोर से। क्या? पीएनजी, गुड, पीएनजी हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, पीएनजी पे गए, एक्सपोर्ट एस पीएनजी। लेकिन 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 अभी तक किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि सर इस डायग्राम का नाम भी तो सेट करना है। अभी तक हमें डायग्राम का नाम सेट किया, कहाँ क्लिक करेंगे? अनटाइटल्ड डायग्राम जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, याद है गूगल शीट के अंदर, गूगल डॉक्स के अंदर हम कैसे करते थे, वही चीज है। अनटाइटल्ड डायग्राम पे क्लिक किया मैंने और लिखा मैंने टाइप्स ऑफ शेप्स। ठीक है, मेरी एक रिकमेंडेशन है कि हर तस्वीर से पहले ना डेट डाल दिया करो, आगे चल के इन चीजों को ऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान हो जाता है, अगर आपको याद हो कि किस डेट पे काम किया था, मेरा जो तजुर्बा है। डायग्राम को मैंने रीनेम कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको एक्सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ, एक्सपोर्ट एज पीएनजी। अलिशबा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको याद था पीएनजी, में आते हुए बड़ा डर रहा था पता नहीं लोगों को याद होगा नहीं होगा, और सबा शफकत आपको भी याद था, गुड। अच्छा देखो, अब मैं इस डायग्राम को, मेरे पास ये ऑप्शन आ गए, ठीक है, कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, शेडो, ग्रिड, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। आप इन ऑप्शंस को खुद ट्राई करना। मैं अभी एक ऑप्शन बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक ऑप्शन। पहले तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँ, एक्सपोर्ट किया, वो मुझसे पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, मैंने कहा जी डिवाइस पे सेव करना है। क्यों? मैंने अभी तक गूगल ड्राइव को, ड्रॉप बॉक्स वगैरह को लिंक लिंक नहीं किया हुआ, फिलहाल तो मैं अपने डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। सेव किया मैंने, तस्वीर मेरे पास सेव हो गई। अब आप लोग को शायद स्क्रीन पे नजर ना आ रहा, मुझे स्क्रीन आपसे शेयर करनी पड़ेगी, अगर आप लोग मुझे एक मिनट दें। ओके जी, क्रोम की विंडो आ गई, राइट। आपको नजर आ रहा है इसके अंदर बॉक्स टाइप्स ऑफ शेप ये डाउनलोड हुआ हुआ है। ठीक है, शो इन फाइंडर, फाइंडर विंडो आ रही है आप लोग के पास? ओके, फाइंडर विंडो पे जाके मैंने इस पीएनजी फाइल को खोला, मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, ये फाइल खुल गई। ठीक है, लेकिन तुम देखो इसके अंदर मुझे खामी नजर आ रही है। खामी ये है, क्या खामी लग रही है तुम लोग को? स्पेस नहीं है, आपस में पैडिंग नहीं है, बिल्कुल बॉर्डर से आ रहा है। वापस चलते हैं हम दोबारा एक्सपोर्ट के ऊपर। अब मैं दोबारा गया, जाके मैंने इसको किया एक्सपोर्ट एज पीएनजी। अब की दफा मैंने इसमें डाल देता हूँ बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ नजर आ रही है आपका ऑप्शन, इसको मैं कर देता हूँ लेट्स से 20, 10 कर देता हूँ, चलो ठीक है, 10, एक्सपोर्ट। एक बार फिर उसने पूछा कि कहाँ पे सेव करना है, डिवाइस पे, जी डिवाइस पे करना है। सेव किया, फाइल सेव हो गई। मैंने फाइल को दोबारा फाइंडर में गया, फाइल मेरे पास आ गई, इसको मैं डबल क्लिक करके खोला। हाँ जी, अब आपस में साइडों में गैप नजर आ रहा है। ठीक है,
कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात कर ली थी कि हमारा ये जो इसके अंदर हमने कलर्स वगैरह कैसे ऐड करने। इंशाल्लाह थर्सडे को जब हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम इसके जो रहे कुछ जो बाकी फीचर्स हैं उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम बात करके इस .io के टॉपिक को क्लोज कर देंगे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक बार फिर दोबारा इंफोग्राफिक्स के ऊपर। देखो हमने एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट करूं, इन्फोग्राफिक्स आपके एग्जाम के एतबार से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स भी होने चाहिए, आपको पता हो किस तरह से काम करता है, और साथ ही साथ आपको उसके पेपर के हवाले से भी तैयारी होनी चाहिए। हमने बात की कि हर डायग्राम इन्फोग्राफिक नहीं होती। ओके, आपको इस वक्त मौजूदा स्लाइड के ऊपर आपको इन्फोग्राफिक नजर आ रहा होगा, और इंफोग्राफिक के अंदर टेक्स्ट और तस्वीर दोनों को मिला के इंफॉर्मेशन कन्वे करने की कोशिश की जाती है, इसीलिए इसको इन्फोग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन और ग्राफिक्स कहते हैं। पूरा इन्फोग्राफिक पूरा का पूरा पैकेज होता है, तमाम बातों को उसी तस्वीर के अंदर एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश की जाती है। स्लाइड के ऊपर इस वक्त जो आप लोग इन्फोग्राफिक नजर आ रहा है वो किस टॉपिक के ऊपर है, क्या बात कर रहा है वो, आपको क्या समझा रहे हैं उरूसा? क्या बता रहे हैं, जोर से बोलो, क्या बता रहे हैं? वर्ष वर्ष रवासिया जी, इतनी सी बात है, 5 टिप्स टू कीप योर चेन अप। और दूसरा का पढ़ना भी नहीं आता, पता नहीं प्रैक्टिकल पे क्या करवाया है। सारा सारा इल्म जो था ना वो दूसरा बच्चों को मुंतकिल करके आ गई, तो खुद खाली हाथ वापस आ गई, सब कुछ लौटा दिया बच्चों तुम पे मैंने। अच्छा, 5 टिप्स टू कीप योर चेन अप, बुनियादी तौर पे वो बता ये रहा है कि भाई दिन भर में आप फ्रेश किस तरीके से रहें, आप ब्रेक लेते रहें, ठीक है, अपनी नींद पूरी करें। कुछ टिप्स वो आपको दे रहा है, लेकिन पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। फिर हमने अगली स्लाइड पे अपने बात की थी, कल की क्लास के अंदर एग्जाम्पल दी थी, क्या ये तस्वीर, ये आपकी टीचिंग एड के तौर पर तो ये तस्वीर, ये डायग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवल डायग्राम है, हार्ट के तमाम पार्ट्स को बताया हुआ है, लेकिन तमाम तफसीलात इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये ऐसी तस्वीर नहीं है जिसको आप किसी किताब के बगैर या किसी टीचर के बगैर इसको समझ सकें। इसके मुकाबले में जब आप किसी इंफोग्राफिक को देखते हैं, अगली स्लाइड पे हमारे पास इंफोग्राफिक है, देखो दोनों की प्रेजेंटेशन में कितना फर्क है। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन का बिल्कुल फर्क बिल्कुल नुमाया है, बात को समझना इसके अंदर कितना आसान है। हालांकि देखा जाए दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। हर डायग्राम को इंफोग्राफिक मत समझना, कल करा जब तुम खुद अपने स्टूडेंट्स के लिए इंफोग्राफिक्स बना रहे हो तो ये मत समझना कि हमने डायग्राम बना दी तो वो इंफोग्राफिक हो गई। ओके, आपके लिए जरूरी है कि आपने उसको डिजाइन इस तरीके से करना है कि बात पूरी की पूरी समझ में आ जाए। आप उसमें टेक्स्ट डालें, ये भी नहीं करना कि पूरा टेक्स्ट ही भरा हुआ उसके अंदर, ऐसा भी ना करो। ठीक है, हम अगली ये भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला कि इंफोग्राफिक को बनाते वक्त हमें किन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना चाहिए, जिसमें से सबसे अहम चीज तो ये कि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बना सकते हैं। आप अगर चाहें कि जी मैं पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री पे बना दूं, नहीं बन सकता, एक इंफोग्राफिक में आप उस चीजों को कवर नहीं कर सकते। लेकिन लेट्स से कि आपने ये कहा कि जी मैं 1947 के साल 1947 के तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर कर लूं, हाँ ये बन सकता है। आप कर सकते हैं जी इस महीने ये हुआ था, 3 जून था, ये था वो था, और फला तारीख को ऐलान हुआ वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप बना सकते हैं, वो एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक, फिर हमने एक और बात की कि यार जो हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो तस्वीरों को ज्यादा तेजी से समझ जाता है। ठीक है, स्लाइड के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है वो किसी भी तस्वीर को 13 मिली सेकेंड के अंदर आइडेंटिफाई कर लेता है, जबकि उसके मुकाबले में टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए उसको 200 मिली सेकेंड लग रहे हैं। कहाँ 13, कहाँ 200। ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट कवर किया था कि यार आज के आप लोग को इस बात को समझना चाहिए, मेरी हर स्लाइड के अंदर आप लोग को एट्रीब्यूशन नजर आ रहा है, हर तस्वीर के साथ मैंने एट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर जिन फैक्ट्स को लिखा हुआ है तो उसकी साइटेशन भी दी हुई है। आपको इस बात को समझना चाहिए, अब वो दौर नहीं रहा कि आपने नेट से चीज उठा के उसको कॉपी पेस्ट करके आप लेकर चलेगा स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं। आपके लिए चीजों को वेरीफाई करना भी जरूरी है और उसको एट्रीब्यूट करना भी जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ जो मैंने क्लास के अंदर अभी मैंने देखा, जब मैं इस लेक्चर को तैयार कर रहा था तो मुझे ये मिला, किसी ने लिखा हुआ है कि जी ह्यूमन माइंड तस्वीरों को 60 टाइम ज्यादा तेजी से समझ लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, किसी ने लिखा हुआ था 60,000 टाइम्स, कहाँ 60, कहाँ 60,000। अब बैठ कर जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि भाई ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है,
लोगों ने अपने तौर पर बस ये बातें मशहूर कर दी हैं। साइंटिफिक स्टडी जो मुझे मिली वो यही मिली। आप लोग के लिए जरूरी है कि चीजों को वेरीफाई करके स्टूडेंट तक लेकर जाए। आज के दौर में जब हम एआई की बात करें, इतने फेक इमेजेस चल रहे हैं। अभी चंद दिन पहले मुझे फेसबुक पे नजर आया, एक बड़ा सा लंबा सा कुर्ता था, क्रेन से उठाया हुआ है, और लिखा हुआ आदम अलैहिस्सलाम का कुर्ता। आज ही क्या ख्याल है, तस्वीर सही होगी ना? आदम अलैहिस्सलाम का कुर्ता, सही बताओ तुम लोग, घबरा क्यों रहे हो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कुर्ता हम तक पहुंचा ही नहीं है, हम तक हजरत ईसा का कुर्ता पहुंचा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कुर्ता हम तक कैसे पहुंचेगा? अब कुर्ता यार, कुर्ता आपका कपड़ा होता है, आपके ख्याल में वो वक्त के साथ साथ बोसीदा नहीं हो जाएगा? अब आप बताने का मकसद ये कि कल कल आप लोग गए अपनी क्लास के अंदर, आपने बस खट से चीज उठा के डाल दी और पता चले क्लास के अंदर जाके बच्चों को गलत मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा के आ गए, राइट? हम इंशाल्लाह बात करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन पे। तमाम चीजों को आपके लिए वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो दौर नहीं रहा कि आप किसी भी बात के ऊपर आंख बंद करके यकीन कर लें। इंफोग्राफिक्स की इंपॉर्टेंस के हवाले से एक और जो बड़ी बात है, आप अगर तारीख में गौर करो कि हम जब इंसानी तारीख का जायजा लेते हैं, हमें नजर ये आता है कि हमारे पास तस्वीर जो बनना शुरू हुई है, तो ठीक है, तस्वीर हमें सबसे पहली तस्वीर का जो हमें प्रूफ मिलता है वो किस साल में मिलता है? हानि, उसमें लिखा हुआ है। ओके, 45,500 ईयर्स अगो, ठीक है, इतने साल, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 45,000 या चलो 46 कर लो, 46,000 साल पहले हमें उस वक्त उस जमाने की तस्वीरें हमें न मिल जाती हैं। जबकि तहरीर हमें कब मिली? क्या लिखा हुआ है उसमें? देखो सामने लिखा हुआ है 3,200, ठीक है, कहाँ 3200, कहाँ 46,000, कितना फर्क है? 32,000 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? 32,000 लिखा हुआ है, 3,200, कहाँ 3,200 और कहाँ आपका 46,000, कितना दोनों में फर्क नजर आता है, ठीक। हमने देखा, तस्वीरों के कुछ एग्जांपल्स भी देख लें आप लोग। ये वो केव पेंटिंग्स हैं, ये वो ड्राइंग्स हैं जो हमें गारों की दीवारों में मिले, ओके। और ये कितने पुराने, हमें सबसे अर्लीस्ट जो एविडेंस मिलता है वो 46,000 साल पहले का मिलता है। और ये वो ड्राइंग्स है जो हम तक पहुंच गई इसलिए कि केव के अंदर थी, ठीक है, वहां के मौसम के हालात की वजह से, बारिश से और दीगर चीजों से वो लोग महफूज रहे, हवा से महफूज रहे, तो उसकी वजह से वो ड्राइंग्स जो थी वो हम तक हिफाजत से पहुंच गई। लेकिन इसका मतलब है शायद उससे पहले भी लोग ड्राइंग करते हो लेकिन वो हम तक ना पहुंची हो, वो बारिश से खत्म हो गई हो, वो जलजले से खत्म हो गई हो, वो हवा की रगड़ से, हवा से इरोजन का शिकार हो गई हो, ठीक है, मुमकिन है किसी ने बनाई हो लेकिन वो जलजला आया, वो गार बंद हो गया हो, ठीक। लेकिन ये तस्वीरें हमें बहरहाल अगर हम 46,000 भी देखें तो फिर भी कितना बड़ा एविडेंस है कि लोग इब्तदाई जमाने से तस्वीरें ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने तस्वीरें उन चीजों की बनाई जो उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नजर आते थे। एक जगह आपको जानवरों का एक गौल नजर आ रहा है, ठीक है, हर्ट नजर आ रहा है, दूसरी तरफ उनके जानवरों के गौल भी है, उसके अंदर कुछ हंटिंग की चीजें हैं। तस्वीर पूरी आई नहीं है लेकिन उसके अंदर ये बेसिकली हंट करते हुए उन्होंने दिखाया कि शिकार कर रहे हैं, राइट। उसके मुकाबले में जब हम राइटिंग को देखते हैं कि राइटिंग का जो हमारे पास सबसे पहले एविडेंस आ रहा है वो आ रहा है 3200 बीसी के अंदर, 3200। इसका मतलब ये होगा कि राइटिंग कोई बहुत पुरानी इन्वेंशन नहीं है। इवन अगर आप राइटिंग को भी देखो तो राइटिंग के अंदर भी नजर आ रहा है कि इन्होंने बुनियादी तौर पे तस्वीर को इन्होंने इस्तेमाल किया है। अब इससे हमें ये समझ में आया, क्या समझ में आता है, इन्फोग्राफिक से कैसे रिलेट करोगे इस बात को? मानो, जोर से बोलो, हाँ बोलो, जल्दी बोलो। इंसानी जो तहजीब है या इंसानी जहन जो है वो तस्वीर से ज्यादा, तस्वीर को ज्यादा उसको अपील करता है। टेक्स्ट जो है, अगर अगर याद हो मैंने अपनी क्लास में ये भी बात की थी, टेक्स्ट के ऊपर गौर करो कि अगर आपके पास लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल BALL, अब आपके पास ये जो सलाहियत है कि इस चीज को देख के आपके पास जहन में बन रहा है कि बी की आवाज आ रही है, बी, ठीक है, बा की आवाज आ रही है, ये दोनों को सबको मिला लिया तो ये बॉल बन रहा है, ठीक है। अब देखा जाए तो ये है कि सिर्फ सिंबल्स हैं, ऐसा ही है ना, सिर्फ शेप्स बने हुए, बी का एक शेप बना हुआ है, ए का शेप बना हुआ है, एल का शेप बना हुआ है, लेकिन उस शेप को देख के हमारे जहन में उसकी आवाज बन रही है। एल की आवाज कैसे निकलती है सबको पता है, एल, ठीक है।
और इन तमाम सिंबल्स को मिला के उसका एक मतलब बन रहा है जो हमारे जहन में है। सबको पता है बॉल क्या होती है, राइट? तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की सलाहियत है जो इंसान के अंदर कई सदियों के बाद, हजारों सालों के बाद उसके अंदर की सलाहियत पैदा हुई। तहरीर को, जो रस्मुल खत है, इसको हम लोग शायद आजकल चूंकि बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, हमारे माशरे में आम है, तो इसकी अहमियत को हम नहीं समझते। वरना गौर करो तो ये इंसान की सलाहियत के अंदर एक बहुत बड़ी लीप थी। ओके, किस तरीके से इन सिंबल्स के आप एक मतलब आपके जहन में, एक शक्ल को देखकर आपके जहन में खुद ब खुद उसकी आवाज आ जाए, या ये जो चीज बनी हुई इसकी आवाज जो है ना ब की है, इसकी एम की आवाज है, र की आवाज है, राइट? और फिर इन आवाजों को मिला के उसका एक मतलब बना देना कि अगर कहीं भी कोई बंदा बॉल बोल रहा हो, BALL, तो उसका मतलब है कि जी बॉल है, और वो सिंबल देख के आपको समझ में आ जाए यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। लेकिन इसीलिए आपको इसका जो एविडेंस है, राइटिंग का एविडेंस है, वो इतना पुराना नहीं मिलता। तस्वीरें तो हमें मिल रही हैं, लेकिन राइटिंग का एविडेंस हमें नहीं मिल रहा। अब इंसान, चूंकि हम जिस तरह से हमारी तख्लीक हुई है, हमारे लिए इन विजुअल एलिमेंट्स को समझना हमारे लिए ज्यादा आसान है। और यही चीज आपके स्टूडेंट्स के साथ भी इसी तरीके से, स्टूडेंट्स के साथ भी आपका मामला यही होगा। अपनी क्लास के अंदर अगर आप इंफोग्राफिक का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करेंगे, आपके बच्चे ज्यादा उस चीज के अंदर इंटरेस्ट लेंगे, ज्यादा उनके लिए चीजों को समझना आसान हो जाएगा। कल वाली एग्जाम्पल को मैं दोबारा रिपीट करूंगा, याद करो मैथ्स, जब तक हमारी मैथ्स की किताबें कलरफुल थी, राइट, हमारे लिए मैथ्स को समझना आसान भी था और हमें इंटरेस्टिंग भी लगता था। इधर हमारी मैथ्स की किताबें ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक हो गई, हम लोग का इंटरेस्ट उसके साथ साथ भी खत्म होता चला गया। ठीक, तो अब जब क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है, इंफोग्राफिक को इस्तेमाल करो। ठीक, बस इसके साथ ही मैं यहीं पे लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू।